हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है कि साक्षियों की पेशी और परीक्षा का क्रम क्या होगा। जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम जब आप पढ़ते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 यह बताता है कि सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी आपराधिक मामले में, कोई भी आपराधिक मामला हो या सिविल मामले हो, तो साक्षियों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो धारा 134 यह कहता है कि साक्षियों के संबंध जो है विधि द्वारा कोई अपेक्षित शर्तें नहीं दी गई, यानी साक्षियों की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित है। यानी किसी भी घटना को प्रूफ करने के लिए जब साक्षियों की हमें आवश्यकता होती है तो अधिनियम के अंतर्गत जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जब हम पढ़ते हैं एविडेंस है, तो उसमें साक्षियों का विधि द्वारा कोई अपेक्षित संख्या निर्धारित नहीं की गई है। कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। कोई भी संख्या अपेक्षित नहीं किया गया है। अगर संख्या अपेक्षित नहीं है तो हमें ये जानना चाहिए कि मैक्सिमम कितने विटनेस हमें रखने चाहिए किसी भी आपराधिक घटना को प्रूफ करने के लिए। मैक्सिमम कितनी भी रखा जा सकता है, लेकिन हमारा मानना यह है कि अधिकतम 3 या 4 ही या 2 ही, न्यूनतम जो संख्या होनी चाहिए वो 2 ही होनी चाहिए और अधिकतम 4 से 5 ही रखना चाहिए किसी भी घटना को प्रूफ करने के लिए। यानी आपराधिक तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की संख्या न्यूनतम 2 ही रखना चाहिए, अधिकतम 5 से 7, इतना ही लमसम में ही एक अनुमान एक व्यक्त किया जाता है। इतना ही रखना चाहिए ताकि आसानी से हम घटना को प्रूफ कर सकते हैं, ताकि हम उसका आसानी से ट्रायल करा सकते हैं। संख्या आप हज़ारों में रखेंगे तो ट्रायल इतना जल्दी थोड़ी समापन हो जाएगा। किसी आपराधिक मुकदमे का जो ट्रायल है इतना जल्दी समाप्त थोड़ी हो पाएगा। इसीलिए कम से कम साक्षियों को भी रखना चाहिए। यानी जैसे कोई एफआईआर हो गया, एनसीआर हो गया, 161 का बयान होता है, यानी सूचनाएं जो हैं, यानी मुकदमा दर्ज होने के पश्चात, यानी एफआईआर हो या एनसीआर हो, मुकदमा दर्ज होने के पश्चात जो है आईओ को जो पावर मिल जाता है 161 का, तो पुलिस के द्वारा जो आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन करता है और साक्ष्य एकत्रित करता है। यानी वो करता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट और कलेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी वो साक्ष्यों को एकत्रित करता है ताकि अभियुक्त के विरुद्ध उस एविडेंस का प्रयोग किया जा सकता है और न्यायालय जिसके आधार पर जो है अभियुक्त को दोषी ठहरा सकता है। ऐसी स्थिति में जब एविडेंस जब कलेक्ट कर लेता है तो वो 173 के क्लास 2 के अंतर्गत वो पुलिस रिपोर्ट भेजता है न्यायालय में। न्यायालय क्या करता है, वहाँ पे संज्ञान लेता है 190 में और वहाँ 204 का प्रयोग करता है कि अगर सम्मन मामला है तो सम्मन जारी करेगा, वारंट मामला है तो वारंट न्यायालय जारी करता है। अगर जमानत करा लिया है तो जमानत कराने के लिए सम्मन भेजेगा, वारंट भेजेगा। अगर जमानत नहीं कराया है और जमानत करा लिया है तो चार्ज बनाने के लिए जो है आपको सम्मन वारंट भेज सकता है न्यायालय। जब हम आते हैं ये कि ट्रायल, जब चार्ज बनने के पश्चात जब ट्रायल होता है तो ये ट्रायल जब अभियुक्त जो है अपने दोषी होने का अभिवचन जो है स्वीकार नहीं करता है और विचारण की दावा करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय यह एक नियत तारीख फिक्स करता है। वो कहता है अभियोजन को कि अपनी गवाहों की आप सूची बनाइए, अपने गवाहों की सूची बनाकर और एक हम टाइम दे रहे हैं, उसी समय अपने अभियोजन के साक्ष्य में जितने समर्थन हैं आप अपने गवाहों को प्रस्तुत करिए। उसी दौरान जो है परीक्षा शुरू होता है। यानी जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जब पढ़ते हैं आप तो उसमें हम बता दिए हैं ऑलरेडी कि साक्ष्यों की कोई संख्या अपेक्षित नहीं किया गया है। जब आप 436 पढ़ते हैं तो उसी में आपको बताया गया है 437 की 136 जब आप पढ़ते हैं तो उसी में बताया गया है कि साक्षियों की न्यायालय में जब साक्ष्य हम पेश करते हैं यानी गवाही शुरू करते हैं तो उसी में दिया गया है कि साक्षियों की जो परीक्षा होगी वो किस क्रम में होगी। तो देखिए उसमें ये दिया गया है कि जब भी हम साक्षियों की पेशी और परीक्षा का क्रम हमें क्या होगा ये हमको सबसे पहले जानना होता है। तो जो साक्षियों की गवर्निंग होगी तो वो कैसे किया जाएगा, कैसे वो रेगुलेट किया जाएगा साक्षियों का, तो उसमें दिया गया है ऑलरेडी। जब आप पढ़ेंगे कि अगर सीपीसी आप पढ़ते हैं तो ऑर्डर 10 को आप देखेंगे, ऑर्डर 10 आप पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है साक्षियों की पेशी है उसका परीक्षा का क्रम क्या होगा, उसमें बताया गया है। ऑर्डर 10 का प्रक्रिया अपनाया जाता है। उसी तरह जब आप ये आप सीआरपीसी जब पढ़ते हैं तो आपराधिक मामलों में भी आप उसमें चैप्टर तो नहीं याद आ रहा है, इसमें हम देख लेंगे क्लास में हम जब पढ़ाएंगे, अभी बोर्ड पे बताएंगे आप लोगों तो उसमें हम बताएंगे। अगर यानी आपराधिक मामलों में साक्षियों की पेशी और परीक्षा का क्रम जो निर्धारित किया जाएगा वो आपका सीआरपीसी के तहत किया जाएगा।
और सिविल मामलों में जो किया जाएगा उसकी प्रोसीजर अपनाई जाएगी वो CPC के तहत किया जाएगा। अगर दोनों में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, साक्षियों की कैसे परीक्षा की जाएगी, अब साक्षियों की पेशी कैसे की जाएगी, ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने विवेक का भी प्रयोग कर सकता है। उसी दौरान ये दिया गया है 137 में परिभाषा दिया गया है कि साक्षियों की परीक्षा कैसे की जाएगी। तो यानी आपको ये जानना है कि सबसे पहले कि परीक्षा जो है कितने तरीके का होता है। यानी कोई गवाह यानी विटनेस जो है उसमें जब न्यायालय के समक्ष उसका परीक्षित करने के लिए यानी ट्रायल करने के लिए जब उसका विचारण किया जाता है, ऐसी स्थिति में वो जब गवाही देने के लिए आता है, तथ्य और परिस्थितियों को साबित करने के लिए जो घटना को उसने अपने आंखों से देखा है, ऐसी स्थिति में जब अभियोजन जो है उससे क्या कराता है, उससे मुख्य परीक्षा कराता है, जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी एग्जामिनेशन इन चीफ यानी किनके द्वारा किया जाता है, तो जिनको अभियोजन पक्ष यानी अपने गवाह को अभियोजन पक्ष जो न्यायालय ने तिथि नियत की थी और वो कहता है जब अभियुक्त विचारण की दावा करता है, ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय जो है एक फिक्स डेट करता है। ऐसी स्थिति में कहता है कि अभियोजन साहब अपने गवाहों की सूची बनाइए और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए और इनका क्रॉस कराइए, इनका चीफ कराइए। जब इनका चीफ हो जाता है तो पूरा संभव ये प्रयास किया जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि जब भी चीफ आप कराइए यानी मुख्य परीक्षा जब भी कराइए तो उसी दिन ही आप मुख्य परीक्षा आप करा दीजिए और पूरा संभव प्रयास करना चाहिए कि क्रॉस भी उसी दिन हो जाए। यानी साक्षियों की परीक्षा जो होगी सबसे पहले होगी क्रमवार अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा होती है, फिर दूसरे राउंड में होती है आपका प्रति परीक्षा। मुख्य परीक्षा हमेशा जो होता है गवाहों के द्वारा की जाती है, यानी अभियोजन पक्ष के साक्षियों की परीक्षा जो होती है मुख्य परीक्षा होती है। जब बचाव पक्ष यानी अभियुक्त पक्ष के द्वारा जो साक्षियों की परीक्षा की जाती है, जो मुख्य परीक्षा दिया है उनका क्रॉस किया जाता है, ऐसे परीक्षा को बोलते हैं प्रति परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर की जो परीक्षा होती है न्यायालय के समक्ष यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जब आती है तो उसमें दिया जाता है साक्षियों का जो तीसरा परीक्षा होता है पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन किया जाता है। री एग्जामिनेशन में ये होता है कि जो अभियोजन साक्षी जो होता है मुख्य परीक्षा में कुछ उसने अगर कोई मुख्य परीक्षा दिया उसमें कुछ ऐसी बातें जो हैं छूट गई रहती हैं जो न्यायालय के संज्ञान में वो नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में उसको याद दिलाने के लिए क्या करता है अभियोजन पक्ष जो बातें छूट गई होती है उसी साक्षी से फिर से मुख्य परीक्षा करवाता है, जिसको हम बोलते हैं री एग्जामिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनः परीक्षा। ऐसी स्थिति में जो ही वो री एग्जामिनेशन कर देता है, ऐसी स्थिति में फिर से जो विरोधी पक्षकार यानी बचाव यानी अभियुक्त का जो अधिवक्ता है उसको भी फिर से एक राइट मिल जाता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। यानी ये परीक्षाओं का जो क्रम होगा तो सबसे पहले ये होगा मुख्य परीक्षा होता है, फिर उसके बाद होता है प्रति परीक्षा होता है, उसके बाद होता है पुनः परीक्षा। यानी यही परीक्षाओं का क्रम होता है। देखिए मुख्य परीक्षा का जो दायरा होता है वो सीमित होता है या लिमिटेड होता है, तथ्य और परिस्थितियों तक वो सीमित होता है, यानी विवादक तथ्य और जो सुसंगत तथ्य तक ही उसके सीमित करते हैं हम। जबकि मुख्य प्रति परीक्षा जो होता है उसका दायरा असीमित होता है, और उस जो भी एक्सपर्ट वकील जो भी बनते हैं उनको मुख्य परीक्षा प्रति परीक्षा बहुत अच्छे आना चाहिए। नहीं उसमें असीमित शक्तियाँ दी हुई है, असीमित यानी क्वेश्चन उसमें किया जा सकता है। आगे भी हम बताएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।